जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 12 का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में पहले हम लोग कुछ स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न 1869। गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी पैदाइश 1869 में हुई थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। इनको बापू के नाम से जाना जाता था। बापू का नाम जो है ना काफ़ी प्रसिद्ध था। बापू के नाम से इनको जाना जाता था और इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यह पॉलिटिशियन के नाम से कम जाने जाते हैं और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक नेता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक नेता के रूप में ये ज़्यादा जाने जाते हैं, न कि पॉलिटिशियन। क्योंकि आप जान रहे हैं पॉलिटिशियन लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है ना। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो हज़ारों क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद से उनका सुरक्षा कवच बन जाता है क्या चीज़? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और अपने कुकर्मों को छुपाना और अधिक से अधिक पैसा कमाना, यही उनका उद्देश्य होता है। इसीलिए पॉलिटिशियन कहना यहाँ पे थोड़ा सा अनुचित लगता है गांधी जी के लिए, है ना। तो वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे देश के लिए। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। वो जो है सच्चाई को और अहिंसा को, हिंसा को नहीं अहिंसा को क्या बनाया? अपना हथियार बनाया, अपना वीपन्स बनाया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिशों को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने हिंसात्मक कदम नहीं उठाया, है ना। गोली बारूद मार झगड़ा के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका एक ही मानना था कि हम लोग प्रेम से हर चीज़ पर विजय हासिल कर सकते हैं, लड़ाई की युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो उनका क्या हथियार था? तो सत्य। वो हमेशा सत्य के राह पे रहे और अहिंसा के राह को अपनाए रखा, है ना। यही उनका मेन हथियार था और बखूबी उन्होंने इसको निभाया भी, है ना। हिंदुस्तान को आज़ादी जो है ना उन्होंने दिलाया भी, है ना। तब आगे देखेंगे हम लोग। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। 1915 से लेकर के 1948 तक he completely dominated Indian politics। इंडियन पॉलिटिक्स में उनका क्या रहा? काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहा। उनके विचारधाराओं के कारण, है ना, काफ़ी ज़्यादा उनका इंडियन पॉलिटिक्स में बोलबाला रहा और इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने योगदान भी दिया। अच्छे विचार और कैसे देश को आगे लेके जाया जा सकता है, क्या क्या थ्योरीज होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों को उन्होंने दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहा। कब से कब तक? तो 1915 से लेकर के 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वो जो है मारे जाते हैं एक धर्मपंथी के द्वारा, है ना। कट्टर धर्म के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कट्टर होते हैं, है ना, कट्टरपंथी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसे ही एक कट्टरपंथी व्यक्ति था और जिसके द्वारा काफ़ी क्या होती है, क्रूर हत्या कर दी जाती है गांधी जी की। कब? 30 जनवरी 1948 को। हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जो उनके द्वारा एक लिखी गई क्या है, उनका आत्मकथा भी है जिसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और बहुत सारे आर्टिकल्स भी उन्होंने लिखा है यंग इंडिया के लिए, है ना। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन रिवील्स हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियमिक इंग्लिश। और उन्होंने बहुत सारे स्पीचेज भी दिए हैं, बहुत सारे अवसरों पे उन्होंने क्या दिया है? स्पीच दिया है। और यह सभी चीज़ें बताती हैं कि गांधी जी जो है ना सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, बहुत अच्छे तरीक़ों से सिर्फ वो सोच ही नहीं सकते थे, बल्कि
ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, आइडियोमिक इंग्लिश, यानी उनकी इंग्लिश भी क्या थी, काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी बेहतरीन था। वो आइडियोमिक क्या चीज़, आइडियोमेटिक इंग्लिश का यूज़ किया करते थे, यानी इंग्लिश में भी उनको महारत हासिल था। वो काफ़ी मुहावरादार जो है ना वाक्यों का प्रयोग किया करते थे, है ना। तो इंग्लिश में भी अगर बात करी जाए तो गांधी जी क्या थे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे। आगे देखेंगे हम लोग। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर हम लोग बात करें जो लिया गया है प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसमें गांधी जी क्या कहते हैं हम लोग इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, तो बात करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय सभ्यता जो है ना, वास्तव में भारतीय सभ्यता क्या है ना, और किस चीज़ पर ये आधारित है, इसके बारे में क्या करते हैं गांधी जी बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, और जो है ना, और समयानुसार जिन जिन चीज़ों को उन्होंने कहा है वो चीज़ें बिल्कुल सत्य साबित भी हुई है। हम लोग चैप्टर में समझेंगे और पढ़ेंगे कि गांधी जी वास्तव में इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं और क्या वो चीज़ें सत्य हैं या नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हम लोग जब स्टोरी पढ़ेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral beings। अब हम लोग बात करें द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करी जाए तो वो हिंदुस्तानी सभ्यता से मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है ना वो किस पे आधारित है, तो मैटेरियलिटी पर, मतलब मैटेरियलिज्म पर आधारित है ना। पश्चिमी सभ्यताओं का उद्देश्य क्या है, तो हर रोज नए नए चीज़ों को पैदा करना, नए नए आविष्कारों को पैदा करना, है ना, और अपनी ज़िंदगी को क्या बना देना, रोबोट बना देना, है ना, हर चीज़ मशीन से ही करना, है ना। तो इन चीज़ों पर आधारित है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि भारतीय सभ्यता से बिल्कुल मैच नहीं करता है ना। क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन क्या करता है, मोरल बींग्स को एलिवेट करता है। मोरल बींग्स को कहने का मतलब है नैतिकता वाले चीज़ों को, मतलब अच्छी चीज़ों को हमारा देश क्या करता है, हमारी सभ्यता क्या करती है, एलिवेट करती है, ऊपर लेके आती है। हमारा सभ्यता कुछ और कहता है, पश्चिमी सभ्यता कुछ और कहता है ना। हमारी सभ्यता जो है ना, पर्दा, लिहाज, संस्कार, कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे पेश आते हैं, इन सभी चीज़ों को हमारी सभ्यता सिखाती है ना। किस तरीके से हमें पर्दा में रहना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। जैसे हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, सभी चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि ये इंडियन सभ्यता, ये भारतीय सभ्यता है ना, जो आज यहाँ है, इसे दुनिया में आज तक बीट नहीं किया गया, मतलब इसे हराया नहीं गया है ना। इसको हराया नहीं गया है, इससे बेहतर कोई सभ्यता है ही नहीं। कोई ऐसा सभ्यता नहीं रहा जो क्या कर चुका हो, भारतीय सभ्यता को दबा दिया हो और इससे आगे निकल गया हो, इसे पछाड़ दिया हो और इससे बेहतर हो गया हो, है ना। तो गांधी जी वही कर रहे हैं। क्यों, मेरा विश्वास है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर। कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है जो हमारे पूर्वजों ने, जो इस धरती पर इस सभ्यता में जो बीज बोए हैं हमारे लिए, है ना, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर, नथिंग कैन इक्वल, इसके बराबर कुछ नहीं हो सकता है। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो बीज बोया है ना, जो अच्छाइयों के, जो सिद्धांतों के, मोरालिटी का, अच्छे चीज़ों के जो बीज हमारे देश में उन्होंने बोए हैं हमारे पूर्वज, इसका बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीक के साथ भी वही हुआ। मतलब कहने का मतलब है ये सभ्यताएं जो है क्या हो चुकी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी, बर्बाद हो चुकी। द माइट ऑफ फराउज वाज ब्रोकन, द माइट ऑफ फराउज वाज ब्रोकन। अगर हम लोग बात करें फराउज का, तो फराउज भी क्या हो गया, फराउज भी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। अगर जापान की हम लोग बात करें, जापान की बात करें तो जापान भी क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया। मतलब
वेस्टर्न कल्चर से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और जापान में क्या हो गया, वेस्टर्न कल्चर को क्या कर लिया, अपना लिया जापान ने। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो हम कुछ ही कह ही नहीं सकते हैं। उसकी क्या सभ्यता है, वे लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कब करेंगे, कोई नहीं जानता है चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में तो गांधी जी ठीक ही कह रहे हैं कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है चाइनीज़ के बारे में, है ना, चाइनीज़ सभ्यता के बारे में उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो कब क्या करेंगे, उनकी सभ्यता क्या है, कब क्या करेंगे, कब कोरोना छोड़ेंगे, कब क्या करेंगे, उनका कोई तयन नहीं, क्या खा लेंगे, क्या पी लेंगे, उनका कोनो हिसाब किताब नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत आज भी कहाँ है, वही है जहाँ भारत को होना चाहिए, है ना। भारत आज भी इधर उधर नहीं हुआ है। जो इसकी सभ्यताएं थी, जो रीति रिवाज थी, जिस तरीके से ये था, आज भी वैसे ही है और हमेशा रहेगा। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक। अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो यूरोप लोग सीखते हैं, यूरोपियन लोग सीखते हैं किससे, राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक। ग्रीक के लोग जो लिखे हैं डायरी में, किताबों में, जो चीज़ वो लिखे हुए हैं, उनसे सीखते हैं यूरोप के लोग। और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, है ना। ये कहने का मतलब ये यूरोप वाले लोग उन लोगों से सीखते हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं जिनका अस्तित्व तो अब है ही नहीं, जिन्होंने अपनी ग्लोरी को बचा नहीं पाए, जो अपनी सभ्यता को बचा नहीं पाए, उनसे ये लोग सीखते हैं। कौन, तो यूरोप वाले लोग। In trying to learn from them, the European imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। और इन्हें लगता है कि उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ करके ये वो गलती नहीं करेंगे जो गलती ग्रीक और रोम वाले लोगों ने क्या किया था। और इस तरीके से क्या करेंगे, ये अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। किनको लगता है, यूरोपियन को, कि उनकी लिखी हुई चीज़ों को हम पढ़ के अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जब जो खुदे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाया, जो अपनी सभ्यता को खो बैठा, अपनी ग्लोरी को बचा नहीं पाया, और वो जो लिखा है, उनकी लिखी हुई चीज़ों को यूरोपियन लोग पढ़ते हैं, तो ये लोग क्या बचा पाएंगे, जो लोग अपने आप को खुद नहीं बचा पाए, है ना। तो वही गांधी जी कह रहे हैं, सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन। और गांधी जी कहते हैं ये क्या है, पिटिएबल कंडीशन है। तो बात तो सही है, पिटिएबल कंडीशन है। अब यूरोप के लोग उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग अपने आप को खुद नहीं बचा पाए, और उनकी किताबों को, उनकी लिखी हुई चीज़ों को ये लोग पढ़ते हैं, और इन्हें लगता है कि उन चीज़ों को पढ़ के अपने आप को क्या कर सकते हैं, तो बेहतर बना के रख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स द इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच भी इंडिया क्या रहा, हमेशा बना रहा, जैसा था वैसा ही रहा। इट इज, और यह क्या है, ये हिंदुस्तान की क्या है, अपनी ग्लोरी है, गौरवता है भारत की, कि भारत को कोई अभी तक मिटा नहीं सका। इसकी सभ्यता जैसी थी आज भी है और हमेशा रहेगा। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट द इंडिया दैट हर पीपुल्स आर सो अनसिविलाइज्ड। एक इल्जाम भी लगाया जाता है भारत पर कि हिंदुस्तानी लोग क्या है, अनसिविलाइज हैं। अनसिविलाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, है ना। अनसिविलाइज है मतलब क्या है जी, मतलब बेकार टाइप का, अभद्र टाइप का लोग नहीं होता है जी। जैसे कि पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ होना, अनपढ़ होना, अनसिविलाइज, जो ढंग के लोग नहीं होते हैं, काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या चीज़, अनसिविलाइज्ड, है ना। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारतीय लोग क्या हैं, तो अनसिविलाइज हैं। इग्नोरेंट एंड स्टोलिड्स, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और कहा जा रहा है कि यह काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, है ना। कैसे कि इसे मिलना है ना, कैसे क्या करना है, इनको समझ में ही नहीं आता है। कोई नई चीज़ों को इनको दो कि ये अपना लें, तो इनसे हो ही नहीं पाता है। तो बात तो सही है। अब यूरोपियन कंट्री वाले लोग हैं, किसी से पटापट मिल के गाला मिल लेते हैं, का कर लेते हैं, उल्टा सीधा कर लेते हैं, लंगटा ही दिन भर घूमते रहते हैं, है ना। तुरंत एक सेकंड में क्या क्या हो जाता है, मेल और फीमेल में बातचीत हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें तो हमारी सभ्यता में नहीं सिखाई जाती हैं, है ना। तो वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं, बेहतर समझते हैं, 1 मिनट में बतिया लेते हैं, चले जाते हैं, हर तरह का बात वो लोग कर लेते हैं, है ना। तो उन लोगों में तो पर्दगी होता नहीं है, संस्कार इस टाइप का नहीं होता है जिस तरीके से हमारी सभ्यताओं में सिखाया जाता है। तो इतना क्लियरली 1 मिनट में 2 मिनट में सब कुछ तो हम लोगों से नहीं होगा,
है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये लोग क्या होते हैं, बड़े ही इग्नोरेंट होते हैं, ढंग से मिलना मेल मिलाप इन चीज़ों को ये भारतीय नहीं जानते, और भारतीयों को कोई नई चीज़ दो एडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए, तो ये अपना नहीं पाते हैं। तो ये क्या होते हैं, बड़े बेढंगे होते हैं, बहुत पिछड़े होते हैं, है ना। इनको नवीनता पता ही नहीं है कि नवीनता क्या है, कैसे बदलाव लाया जाता है, कैसे कहा लाया जाता है। तो ये सब क्या है, एक तरह का आरोप है भारत पर, गांधी जी कहते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि यह चार्ज जो लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, रियली में अगर देखा जाए तो क्या है ये, तो बिल्कुल एक तरह का क्या है, ये आरोप है भारत पर। भारत ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि नवीन चीज़ों को हम नहीं अपनाते, अच्छे चीज़ों को हम लोग नहीं अपनाते, अपनाते तो हम लोग भी हैं, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को जो हमारे लिए बेहतर है ना, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति के बाहर की चीज़ें नहीं है ना। हमारी सभ्यता और संस्कृति और मोरालिटी के अंतर्गत जो अच्छी चीज़ें आती हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, भरपूर समर्थन करते हैं, इसको अपने लाइफ में हम लोग अपनाते हैं। अब अभी यूरोपियन वालों की तरह नहीं होगा, है ना, वो हर एक चीज़ों को अपना लेते हैं, है ना। अब उनका रहन सहन, खान पान, रहने का तौर तरीका, वो तो हम लोगों से नहीं होगा। तो अच्छी चीज़ों को हम लोग हमेशा सदैव क्या किए हुए हैं, हमेशा हम लोगों ने क्या किया, वेलकम किया अच्छे चीज़ों का, और अच्छे चीज़ों को हम लोग अपनी लाइफ में अपनाते हैं, ना कि गलत चीज़ों को, है ना। जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, मैनर के खिलाफ जाता है, उन चीज़ों का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। तो ये सभी कही गई बातें क्या है गांधी जी के अनुसार, तो बिल्कुल गलत है। ये एक तरह का क्या है, हम पर आरोप है कि हम लोग इग्नोरेंट होते हैं या नई चीज़ों को नहीं अपना पाते। ये सभी चीज़ें क्या है, तो बिल्कुल गलत है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change it। अब गांधी जी कह रहे हैं कि जैसे हमने परखा है, जैसे हमने देखा है, तो बिल्कुल ये बात सही है ना। इस तरह के चीज़ों को हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते। किस तरह के चीज़ों को, तो वो चीज़ है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, रूल रेगुलेशन, है ना, इसके खिलाफ हो, हमारे संस्कार के खिलाफ हो, जो हमारी सभ्यता, हमारे परिवार, हमारा समाज, जिन चीज़ों को गलत ठहराया हुआ है, अगर उन चीज़ों को यूरोपियन सभ्यता नया समझ करके, एक आविष्कार समझ करके अगर लोगों पे थोपें, अलग अलग देशों पे थोपें, तो क्या इसे अपनाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं अपनाया जाना चाहिए। जो अपनाने की चीज़ है, जो अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है कि यूरोपियन सभ्यता में अच्छी चीज़ों को नहीं सिखाता है और अच्छी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे हम अपनाते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं, जिन्हें हमारा सभ्यता, संस्कृति, हमारा मैनर, संस्कार अलाउ नहीं करता है, उन्हें हम लोग कतई नहीं अपना सकते हैं। गांधी जी इसी बात को कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग कभी अपना नहीं सकते हैं, बात सही है। Many thrust dear the advice upon India and she remains steady. This is her beauty. It is the seat anchor of our hope. तो बहुत तरह के बहुत सारे आरोप जो है भारत पे लगा दिए जाते हैं, और सभी के सभी ये क्या है, आरोप क्या है जी, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। और इतने सारे कठिन परिस्थितियों में भी दुनिया की कई बड़ी बड़ी सभ्यताएं, अच्छी सभ्यताएं, डेवलप्ड सभ्यताएं क्या हो चुकी, नष्ट हो चुकी, लेकिन भारत था, है और हमेशा रहेगा। तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो ये मोड ऑफ कंडक्ट है, मोड ऑफ कंडक्ट, बात को समझिए। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ कंडक्ट, है ना। यह मोड ऑफ कंडक्ट है, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। व्यवहार करने का एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, और ये कौन सिखाता है, हमारा सिविलाइजेशन, है ना। अगर हम सिविलाइज्ड हैं, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता क्या सिखाता है, कैसे किसी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे बात करी जाती है, बड़ों के साथ कैसे पेश आ जाता है, छोटों के साथ कैसे पेश आ जाता है, ये हमारी सभ्यता क्या करती है, सिखाने का काम करती है। तो एक तरह का क्या है, ये मोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे आपको व्यवहार करना है, ये कौन सिखाता है, हमारी सभ्यता सिखाती है। एंड और क्या करता है, पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, और यह हमें ड्यूटी को बताता है, हमारे ड्यूटी को, हमारे कर्तव्यों को बताने का काम करता है हमारा सभ्यता, कि हमारा असल में कर्तव्य क्या है ना। तो कर्तव्य को बताने का काम करता है हमारा सभ्यता। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आप कोई कर्तव्य कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, यानी मोरालिटी, नैतिकता को जब आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये दोनों टर्म क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है। दोनों टर्म्स क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है। कैसे, देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर ड्यूटी को, अगर कर्तव्य को अगर बेहतर ढंग से आप परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, है ना, तो ये तभी दे सकते हैं जब आपने मोरालिटी को बेहतर ढंग से ऑब्जर्व
किया है। और अगर आप जब बेहतर ढंग से मोरालिटी को, नैतिकता को ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, तो आपका ड्यूटी, परफॉर्मेंस हमेशा क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये दोनों क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है। अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। अगर मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है, तो नैतिकता ये है अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, यानी अपने पैशन पर, जो हम लोग हर रोज पैशन ना कर रहे हैं जी, पैशन कर रहे हैं ना, तो ये पैशन पर और अपने माइंड्स पर क्या करना, मास्टरी अटेंड करना, मास्टरी कर लेना। कहने का मतलब है ना, कि अपने मस्तिष्क पर, अपने ब्रेन पर, अपने पैशन पर काबू कर लेना ही क्या है, क्या है, मोरालिटी है। यही क्या है जी, मोरालिटी है। अब मोरालिटी को समझिए। अब देखिए, एक टीचर और एक स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट बहुत सारे कामों को कर सकता है, लेकिन वही एक टीचर सभी कामों को नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंस है। अब मान के चलिए कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा देखना किसको मन नहीं करता है, सबको मन करता है कि तनी देख लें, नहीं, लेकिन स्टूडेंट जो है देख सकता है, लेकिन वही टीचर क्या करता है, नहीं देख पाता है ना। किसके वजह से, मोरालिटी की वजह से, है ना। क्योंकि नैतिकता जो है ना भरा होता है एक टीचर के अंदर, है ना। वो इन चीज़ों को समझता है कि अगर मैं आज ऑर्केस्ट्रा देखूं या इन कामों को करूंगा तो समाज में मुझे लोग क्या कहेंगे। तो इन चीज़ों को वो सोचता समझता है। कहने का मतलब है कि वो अपने मस्तिष्क को क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। किसके वजह से, नैतिकता के वजह से। तो नैतिकता क्या है, जब इन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लेंगे। अब फटा हुआ जीन्स आप लोग पहन के घूमते रहते हैं, एक टीचर क्या करेगा, फटा हुआ जीन्स पहन सकता है आप लोग की तरह, तो बिल्कुल नहीं पहन सकता है ना। आप लोग बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन उन कुछ कार्यों को टीचर नहीं कर सकता। यही तो है नैतिकता, है ना। एक टीचर में क्या होता है, नैतिकता होता है, मोरालिटी होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे कामों को नहीं करता है, समाज की वजह से, डर की वजह से, और जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो यही है, क्या चीज़ें है, यही है मोरालिटी, है ना। अटेंड मास्टरी ओवर माइंड्स। So doing we know ourselves, the Gujarati equivalent for the civilization means good conduct। अगर बात करें गुजरात में, हम लोग गुजराती की अगर हम लोग बात करें तो गुजराती कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, है ना। गुजरातियों के हिसाब से गुजराती कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार को ही क्या कहा जाता है, सिविलाइजेशन कहा जाता है। चौथा पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। तो बहुत सारे राइटर्स जो है ना लिखते हैं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं कि अगर वाकई अगर सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, तो हिंदुस्तान को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय लोगों को दूसरे से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अच्छाई भारत से ज़्यादा किसी देश में पाया जाता है क्या, संस्कार, मैनर, ये सभी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान से ज़्यादा किसी देश में पाया जाता है क्या, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है ना। अगर अच्छाई ही है, अगर क्या चीज़, सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट ही है, तो हमसे ज़्यादा गुड कंडक्ट हमारे भारतीय लोगों में जितना गुड कंडक्ट पाया जाता है, हमारी सभ्यता में जितनी अच्छाइयाँ पाई जाती है, इतनी अच्छाइयाँ किसी सभ्यता में नहीं पाई जाती। तो इसीलिए बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं भारत के लिए कि हमें किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दूसरों को हमसे सीखना चाहिए। भारत को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत वैसे ही है जैसा इसे होना चाहिए। पांचवा पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, है ना। देखिए गांधी जी आए कहते हैं कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। वो कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसे जितना ही मिलता है उतना ही इसकी भूख क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उतना ही इसकी इच्छा क्या हो जाती है, और प्रबल हो जाती है और बढ़ जाती है। 10 रुपये कमाते हैं तो 20 चाहिए, 20 कमाते हैं तो 40 चाहिए, 40 कमाते हैं 100 चाहिए। इसकी भूख कभी मिटती नहीं है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। और यह बिल्कुल क्या रहता है, हमेशा हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, इसे संतुष्टि प्राप्त होती ही नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। सुकरात ने एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा था, कहा था कि आज एक व्यक्ति जिसके जीवन में जो कुछ भी है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो आने वाले भविष्य में भी उसे जो कुछ भी क्यों ना मिल जाए, कितना हो क्यों ना मिल जाए, वो कभी सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो ही नहीं सकता है।
तो बहुत बड़े वो फिलोसफर रहे हैं और उनका कथन बिल्कुल 100% सही है। अगर आपके जीवन में जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आने वाले जीवन में आपको जो कुछ क्यों ना मिल जाए, पूरी दुनिया ही काहे ना आपको मिल जाए, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो वही बात है यहाँ पे, हमारा मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है वो क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। इससे जितना मिलता है ना उतना ही इसकी भूख बढ़ती जाती है, इसका भी ये खत्म होता ही नहीं है ना। आगे देखेंगे हम लोग द मोर वी इंडल्ज इन आवर फैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। कह रहे हैं गांधी जी कि हम लोग फैशन में, जो आजकल फैशन का दौर चल रहा है ना जी, फटल का जीन्स, आगे फाटल पीछे फाटल हर तरफ फाटल, ये जो आज फैशन का दौर चल रहा है ना, इस फैशन के दौर में आप जितना ही इंडल्ज होइएगा, जितना ही इन्वॉल्व होइएगा, है ना, इस फैशन की दुनिया में आप जितना ही फंसिएगा ना, आप बेलगाम होते जाइएगा। तो बात सही है कि नहीं है? पहले लोग सिंपल रहा करते थे, सादगी से जीवन जिया करते थे, उनको कुछ बोल दीजिए ना तभी वो नहीं बोला करते थे, कुछ भी कह दीजिए वो सुन के रह जाएंगे। लेकिन आज के बच्चे जितना ही फैशन में जो जितना ही इन्वॉल्व हो गया ना, उसको आप समझाने का प्रयास करिए ना, आप को समझा देगा, है ना, 2-4 हाथ जोड़िए देगा वो। अब बताइए, जितना ही फैशन में जो इन्वॉल्व होता है ना वो उतना ही अनब्रिडल्ड हो जाता है, उतना ही बेलगाम हो जाता है। अगर ये वो कोनो फेयर लवली 5 रुपया लगा रहा है ना, उसको बोलिएगा तो सुन लेगा। 10 रुपया लगा रहा है तो सोच लीजिए वो कुछ कर सकता है। आज जौन से डेंजर क्रीम लगा रहा है और ज़्यादा फैशन में है, फाटल जीन्स पहनाई है, कौन कौन डिजाइन का बाल रखा है ना, उस सबसे एकदम मुँह मत लगिए, है ना, वो कुछ कर लेगा, दाँतहू काट लेगा, बोलिएगा तो टन से काट लेगा दाँते, वो मार के अपना मुड़ी उड़ी जो है ना भचका उचका देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है जो बच्चा, जो लोग जितना ही फैशन में इन्वॉल्व होंगे ना, जितना ही इंडल्ज होंगे ना, उतना ही वो बेलगाम हो जाते हैं, वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें क्या हैं, बहुत खतरनाक है, गांधी जी कह रहे हैं। तो बिल्कुल वास्तव बात तो बिल्कुल 100% सही है। आगे देखेंगे हम लोग, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट लिमिट्स टू आवर इंडल्जेंस। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे ना, अपने लिए उन्होंने एक लिमिट्स तय कर लिया था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यही कारण है कि आज भी आपके घरे वरे जो है ना, बुढ़वा उढ़वा बेचारा बैठा रहता है सब दुआर पे एगो बकुली लेके, एकदम बकुली, है ना, घर की पतो या बेटी बहन बिना निकाब का, बिना घूंघट गिराए जाती है तो बकुलिया लगा देता है सब, गर्दनिया में खींच लेता है सब कि मार के मुँह ही देंगे अगर घूंघट नहीं गिराएगी तो, नकाब नहीं पहनेगी तो। बात समझ में आ रहा है ना? और वो कुरबुराते रहता है सब दुआर पे बैठ के, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, फलान ढेकान जो करते रहता है सब। का है? क्योंकि वो लोग जान रहा है ना, कि ये सभी चीज़ें क्या है, तो हमारे मोरालिटी के खिलाफ है, हमारे सभ्यता के खिलाफ है। हमारी सभ्यता ये चीज़ें नहीं सिखाती है, हमारा संस्कार ये नहीं सिखाता है ना, बेहयाई बेशर्मी इन चीज़ों को नहीं सिखाता है। इसीलिए वो दरवाजे पर बैठे रहते हैं, बैठ के जो है ना, जो भी चीज़ें उनके हिसाब से गलत लगता है वो लोग टोकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो गलत है। वो गलत बिल्कुल नहीं है, वो हमारे भले के लिए कहते हैं, है ना। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कर लिया था, एक लिमिट सेट कर लिया था कि उनको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों को त्याग देना है और किन किन चीज़ों को अपना लेना है ना। दे साव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही गई है ना। दे साव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन्होंने तय किया और समझा, इन बातों को समझा कि भाई हैप्पीनेस जो है ना एक मेंटल कंडीशन है। मेंटल कंडीशन समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है आपके पास 100 रुपया है, 500 रुपया है, 1000 कमा रहे हैं, 2000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, अगर आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क अगर कहता है ना कि ये पैसा आपके लिए पर्याप्त है और आपका जीवन यापन बेहतर हो जाएगा इतना में, इतना ही में आप खा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, तो बिल्कुल आप उतना ही में खुश रहिएगा। अगर आप करोड़ों काहे ना कमाते हो एक दिन का, अगर आपका ब्रेन कहता है कि ना ये पर्याप्त नहीं है ना, आपके जीने के लिए, सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो आप कभी हैप्पी नहीं रह सकते हैं। ज़रा सोचिए ना कि एक फिल्म स्टार वो सुसाइड कर लेता है, उसके पास क्या नहीं होता है, बेहतरीन बंगला होता है, अरबों खरबों रुपया होता है, हर एक तरह की गाड़ी होती है ना, एक से एक हीरोइन, जिसको हम लोग 1 महीना सोचते हैं तो एक दिन सपना में देखते हैं, वो हीरोइन जो है आगे पीछे शाम घूमती फिरती रहती है, सब लंच में डिनर में सारे लोग मिलते रहता है ना। जिस दुनिया को हम लोग कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में मिलेगा, उस स्वर्ग की दुनिया को वो लोग यहीं पे जी लेते हैं। अब बताइए उनके पास क्या कमी रह जाती है, कौन सा दुख उनके पास होता है कि उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। तो सुसाइड करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कहीं संपत्ति, दौलत, चीज़ें जो भी हैं, ये जो भी भौतिक हैं, है ना, तो कहने का मतलब है ये गाड़ी बंगला पैसा दौलत जो भी चीज़ें हैं ना, यह जो है ना परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं दे सकता है ना। कहीं ना कहीं खुशी का ओरिजिन जो है वो कहीं और है।
है ना। और हम लोग पैसा में, दौलत में, गाड़ी में, इन चीज़ों में अपनी खुशी तलाशते हैं। वास्तव में अगर बात करी जाए तो इन चीज़ों में खुशी नहीं है, खुशी तो कहीं और है। तो वही उन लोगों ने तय किया कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, एक मेंटल कंडीशन है। आपके पास जो कुछ भी है आप उतना ही को आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के लिए पर्याप्त है, अच्छा है ना। तो आप हमेशा खुश रहिएगा उतना ही में, है ना। अब देख लीजिए मोदी किन को, अंबानी को देख लीजिए, और उनसे बड़े बड़े कितने उद्योगपति हैं इस देश में भी हैं और दुनिया में भी हैं। ज़रा सोचिए, एक पल का भी उनको चैन नहीं मिलता है ना। उनके पास इतना पैसा है, कई पीढ़ी जो है ना बिना कमाए खा सकती है, बेहतर ज़िंदगी जी सकती है ना। लेकिन फिर भी वो लोग हर रोज़, हर पल, हर मिनट क्या करते हैं, काम करते हैं पैसे के लिए। बताइए क्यों, है ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये क्या है, मेंटल कंडीशन है ना। आगे देखेंगे हम लोग, छठा पैराग्राफ देखेंगे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह बिल्कुल कतई नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, या अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, या अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या होगा, दुखी होगा। यह बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो खुश रहता है और वो हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, और जिनके पास पैसा कम है वो हमेशा क्या रहते हैं, तो दुखों से घिरे हुए रहते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो करोड़ों अरबों खरबों कमाते हैं ना बाबू, वो क्या करते हैं, चैन से सो भी नहीं पाते हैं, चैन से खा भी नहीं पाते, अपनों को टाइम नहीं दे पाते, बेटी और बाप से एक ही घर में रह करके कि से वो बात भी नहीं कर पाते। अब बताइए ना। और जो गरीब होता है ना बेचारा, 5 रुपया कमाता है, 500 कमाएगा, 200 कमाएगा, उसी में खाता भी है, घर में आता भी है, जो मिले जहाँ मिले जैसे मिले सो जाता है, जो मिलता है बेचारा भरपेट खा लेता है। तकिया ना मिले तो जो है ना ईंट भी सर के पास लगा के और अच्छी नींद को ले लेता है। ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो उनको मिलती हैं। कम पैसा कमाते हैं लेकिन इत्मीनान से जीते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, कोरोना आ जाएगा तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्या, कोई चिंता फिक्र नहीं है, इत्मीनान की ज़िंदगी जीते हैं, है ना। तो असल में वो ज़िंदगी जी रहे हैं, कम पैसा में भी वो बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें नींद भी आती है। अमीरों को देखो ना, अमीर लोग इतना कमाते हैं लेकिन रात में नींद नहीं आता है, एक से एक बेहतरीन बिस्तर है लेकिन नींद नहीं आता है। उन्हें पिल्स लेना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है सोने के लिए भी, 1 मिनट का चैन नहीं है। 24 घंटा वो प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कल ये होगा तो वो होगा, ये प्रोजेक्ट करना है, वो करना है, उन्हें चैन नहीं है। इतना पैसा, इतना भागा दौड़ी, इतना सभी चीज़ों का होने का क्या मतलब है, कोई फ़ायदा है जब आपको सुकून ही नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को आप किस लिए कर रहे हैं? जब आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो अक्सर देखा जाता है कि गरीब ज़्यादा जो है ना वो खुशहाल रहते हैं अमीरों की तुलना में। आगे देखेंगे हम लोग, मिलियंस will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries एंड प्लेजर। अब देखिए, मिलियंस जो है ना हमेशा क्या रहेंगे बाबू, तो दुखी रहेंगे। जो भी मिलियंस लोग, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जो लोग हैं ना, वो हमेशा क्या रहेंगे, वो दुखी ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है खुशी कहाँ मिलती है। वो अपनी खुशी कहाँ तलाशते हैं, तो दौलत में तलाशते हैं, इसलिए ये हमेशा दुखी रहेंगे। और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने क्या कर दिया, इन चीज़ों से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, है ना। वो समझ गए कि वास्तव में खुशी कहाँ है और उनको जीवन कैसे जीना चाहिए। वो इन चीज़ों को, इस पहेली को वो क्या कर चुके थे, वो सॉल्व कर चुके थे। इसलिए इन लग्जरी चीज़ों से, बेहतरीन चीज़ों से, है ना, ये भौतिक दुनिया से उन लोगों ने क्या रखा, अपने आप को दूर कर लिया। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड्स ऑफ द पलाऊ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम लोगों ने उन्हीं पलाऊ का, उन्हीं हलों का इस्तेमाल किया। मतलब कहने का मतलब है, आज भी हम लोगों ने उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं विचारधाराओं को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों ने किया है जिस विचारधारा से हमारे पूर्वज जिया करते थे, जिस तरीके से उन लोगों ने अपना जीवन यापन किया, वैसे ही हम लोग भी अपना जीवन यापन करते हैं। जिस तरीके से वो सोचते थे आज हम भी वैसे ही सोचते हैं, है ना। हम लोगों ने अपनी सभ्यता को छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज जैसे रहा करते थे, जिन व्यवहार को, जिन बातों को, जिन विचारधारा को वो देते थे और जिस विचारधारा के साथ वो जीते थे, हमारी विचारधाराएं, हमारे थॉट जो भी है ना, सब बदल गए। ऐसी बात नहीं है, आज भी हम उस पर हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा ये तो बदलाव होते ही रहता है ज़माने के अनुसार, है ना। लेकिन आज भी जो है ना हमारी सभ्यता वही है ना। और उसी रास्ते पे आज भी हम लोग हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड्स ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। आज भी वैसे ही झोपड़पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारा मोहल्ला, गांव, कस्बा वैसे ही है जैसे कि पुराने ज़मानों में हुआ करता था। और हमारा शिक्षा दीक्षा भी क्या है, आज भी वैसे ही है ना। जिस तरीके से शिक्षा पहले दी जाती थी
वैसे ही शिक्षा आज भी दी जाती है। जैसे संस्कार पहले सिखाए जाते थे वैसे संस्कार आज भी सिखाए जाते हैं। तो वो सभी चीज़ों में क्या हुआ है, बहुत हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी हमें उन अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो बनाए रखा हुआ है, और अपनी दर पीढ़ी को हम लोग इन चीज़ों को सिखाते जा रहे हैं, है ना। हम लोगों ने अपनी सभ्यता को छोड़ा नहीं है, आज भी हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइव कोडिंग कंपटीशन। हमारे यहाँ जो है ना लाइव कोडिंग कंपटीशन नहीं है। लाइव कोडिंग कंपटीशन समझ रहे हैं ना, मतलब देखिए आज दुनिया में अलग अलग देशों में एक होड़ मची हुई है। परमाणु का आविष्कार हो जाए तो हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल हो जाए, तो कौन बम का इस्तेमाल हो जाए, अलग से ये मशीन गन का आविष्कार हो जाए, तो तरह तरह की चीज़ों का आविष्कार हो जाए, तरह तरह के मोबाइल का आविष्कार हो जाए। असल में जो है ना यह लाइव कोडिंग चीज़ें हैं। क्या है, लाइव कोडिंग कंपटीशन है। कहने का मतलब ये चीज़ें दुनिया में जो है ना हमारे जीवन में मिठास नहीं भरती हैं, ये कड़वापन भरती हैं। कहीं ना कहीं जो है ना जिसे हम विकास का एक क्या समझ रहे हैं, जरिया समझ रहे हैं, विकास का एक हम लोग पैमाना समझ रहे हैं, तो असल में ये विकास नहीं है। बताइए ना, आप बम का आविष्कार कर रहे हैं, परमाणु कौन सा बम का आविष्कार कर रहे हैं, आप तरह तरह के हथियार का आप आविष्कार कर रहे हैं, अब गाड़ी का आविष्कार कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें क्या लगता है आपके जीवन में मिठास भरती है? नहीं। ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको आपकी मृत्यु का कारण बनती है। अब देख लीजिए, पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, एक्सीडेंट होता था क्या? होता था, लेकिन कुछ होता था, किसी की मृत्यु भी हो जाती थी? तो बिल्कुल नहीं होती थी। आज देखिए हम लोग बहुत फास्ट हो चुके हैं, बाइक चलाते हैं, मारुति चलाते हैं, तरह तरह की गाड़ियाँ हैं। जितना ही रफ्तार से भागते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होते हैं, हम लोग मौत के शिकार होते हैं, हम लोग मारे जाते हैं। अब देखिए जितना ही नई नई चीज़ों का हम आविष्कार कर रहे हैं उतना ही एक से एक बदतर बीमारियां हो रही हैं और लोग मर रहे हैं, है ना। मोर्टेलिटी रेट क्या होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो क्या लगता है यह विकास है? क्या लगता है आपको कि यह विकास है? अलग अलग तरह के हथियारों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार किसके लिए है बताइए ना, किसके लिए है? वो हमारे लिए तो है। हम क्या करते हैं, इंसानों के लिए बना रहे हैं, इंसानों को मारने के लिए, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को मिटाने के लिए बना रहे हैं, और आप समझते हैं क्या चीज़ कि यह विकास है। तो असल में ये विकास नहीं है। तो वही कहने की बात है कि ये सब क्या है, लाइव कोडिंग कंपटीशन चल रहा है। तो हमारी सभ्यता ये नहीं सिखाती है, और हमारे पूर्वजों ने भी अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखा। जहाँ तक हो पाया वो लोग पैदल चले, जहाँ तक हो पाया वो लोग घोड़ा गाड़ी से और साइकिल रिक्शा का उन लोगों ने इस्तेमाल किया, है ना। इतनी हाई फाई गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना। उन लोगों ने इन चीज़ों से अपनी दूरी बनाई रखी, क्योंकि वो जानते थे कि इसके परिणाम क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। इस बात को वो समझ चुके थे। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wages. It was not that we did not know how to invent machinery. अब देखिए उन लोगों ने क्या किया, तो ऑक्यूपेशन और ट्रेड रेगुलर वेजेज पे उन लोगों ने काम किया। गांव देहात में ही रह करके उन लोगों ने क्या किया, रेगुलर वेज पर, मतलब आज काम किए, आज मुझे जो भी मिला वो खुश रहे, रेगुलर वेजेज पर। आज देखिए ना, आज तो पैकेज मिलता है। जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उनको सालाना पैकेज दिया जाता है। उससे जो मीडियम में, उससे जो निचले कैटेगरी में आता है उसको मंथली पेड किया जाता है। और आज भी देखे होंगे आप लोग, गाँव देहात में जो लोग कार्य करते हैं तो उनके काम का रोज़ वेतन मिल जाता है। जैसे कि राजमिस्त्री हो गया, लेबर हो गया, इन लोगों को रोज़ देना पड़ता है। रोज़ काम करते हैं, रोज़ ये लोग पैसा लेते हैं। तो आज भी ये चीज़ें जो है ना गाँव में देखने को मिलती है, हमारी सभ्यता में देखने को मिलती है, हमारे देश में ऐसा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को उन लोगों ने अपनाया, हर रोज़ काम किया, हर रोज़ पैसा कमाया, लेकिन हर रोज़ उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जिया। यह सत्य बात है। उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है, हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं जितना कि बड़े लोग करते हैं। इट वॉज नोट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, है ना, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना नहीं जानते थे, वो जानते थे, लेकिन जानबूझ करके उन लोगों ने इन चीज़ों से दूरी बनाई। But our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become a slave and lose our moral fiber. क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो लोग इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो इनकी ज़िंदगी क्या बन जाएगी, बदतर बन जाएगी, और वो मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों से उन लोगों ने क्या बनाया, दूरी बनाए रखा। और वो एक और भी चीज़ जानते थे, क्या, कि अगर इन चीज़ों के पीछे अगर वो भागेंगे तो इनका मोरल फाइबर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, लस्ट हो जाएगा। मोरल फाइबर समझ रहे हैं ना। देखिए मोरल का मतलब क्या चीज़, नैतिकता। मोरालिटी का मतलब नैतिकता।
और फाइबर का मतलब होता है रेशा। जैसे कि एक कपड़ा जो है ना, कपड़ा जो है, एक कपड़ा होता है बहुत सारे रेशों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब जरा सोचिए कि उस कपड़े से एक एक अगर आप धागा निकाल दे, फाइबर निकाल दे, रेशा निकाल दे, तो क्या होगा? वो कपड़ा क्या हो जाएगा? बड़का सा जंगला बन जाएगा ना। कपड़ा में ही, आपके शर्ट में ही, स्वेटर में ही क्या बन जाएगा? जंगला बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्वेटर खराब हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही जो भी हमारे मोरल्स फाइबर है ना, वो धीरे धीरे लूज हो जाएंगे अगर हम मशीनों की दुनिया के पीछे भागें। इस बनावटी दुनिया के चकाचौंध के पीछे अगर हम लोग भागना स्टार्ट कर दें, तो हमारे अंदर जो मोरालिटी है, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं ना, इन अच्छाइयों का जो फाइबर से धागा है, एक एक करके निकल जाएगा और हम भी क्या हो जाएंगे? तो अनब्रिडल हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे, है ना। हम अपने आप को क्या कर देंगे जी? बिल्कुल नष्ट कर देंगे। इसलिए उन लोगों ने इन सभी चीज़ों से, बनावटी चीज़ों से अपने आप को क्या बनाए रखा? दूर किए रखा अपने आप को। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet। और इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो जो है सिर्फ उन्हीं कामों को करेंगे और उतना ही उन्हीं कामों को करेंगे जिन्हें वो क्या कर सकते हैं? खुद कर सकते हैं अपने हाथ और पैरों से। मतलब सभी कामों को जितना हो सके अपने हाथ पैरों के बल पे ही करने का संकल्प लिया कि उन्हें क्या करना है जी? अपने हाथ पैरों से ही जितना हो सके कामों को करना। आज देख लीजिए, आज हम लोग हर काम क्या कर रहे हैं? मशीनों से कर रहे हैं। मशीन से करने का मतलब क्या हुआ? आज हम लोग मशीनों में जी रहे हैं, है ना। इसीलिए आज हम लोगों का सेहत बिल्कुल नहीं रहता है। पहले के लोग देखे होंगे कि 100-100 साल, 150-150 साल लोग जीते थे, हट्टा कट्टा होते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होता था, क्योंकि शरीर से वो क्या करते थे? मेहनत करते थे। एक तरह का बेहतरीन जो होता था ना, एक्सरसाइज होता था। और आज देख लीजिए, उन मेहनत ना करने की वजह से आज हम लोग क्या हो चुके हैं? तो बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। तो देख लीजिए कितना फ़र्क है। इसलिए उन लोगों ने तय किया कि जितना हो सके वो क्या करेंगे? तो अपने हाथ पैरों से वो मेहनत करेंगे। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। और लोगों ने ये तय किया और समझ लिया कि उनका रियल हैप्पीनेस कहाँ है? अगर वो हाथ पैरों से अगर काम करेंगे, अपने शरीर से अगर वो मेहनत करेंगे, तो इसी में क्या है? उनकी भलाई है, उनका अस्तित्व बना रहेगा और हमेशा वो स्वस्थ रहेंगे। तो इन चीज़ों को उन लोगों ने क्या किया? इन बातों को समझा। इसलिए इन चीज़ों से उन लोगों ने क्या रखा? अपने आप को दूर रखा। 7वां पैराग्राफ देखेंगे। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance। उन्होंने, गांधी जी ने कुछ अगला भी रीजन दिया है, कारण दिया है। उन्होंने कहा है कि द लार्ज सिटी वर, गांधी जी ने और समझ लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने भी कुछ क्या दिया है? अगला रीजन दिया है, कुछ और भी कहा है। क्या कहा है? जरा इसको समझिए। दे फर्दर रीजन दैट द लार्ज सिटी वेयर ए स्नेयर एंड द यूजलेस इनकम्ब्रांस एंड द पीपुल्स वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। सिटी की अगर बात करी जाए तो सिटी भी एक ऐसा जगह है ना, अपने देश में ही अगर सिटी की बात करी जाए, शहरों की बात करी जाए, तो यह एक ऐसा स्थल होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पर कुछ कम अच्छाइयाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर भी क्या किया जाता है? लोगों को शोषण किया जाता है ना। यहाँ पर भी लोगों क्या होता है? दम घुटता है। यहाँ पे लोग जो है ना खुश नहीं रहते। दैट देयर वुड बी ए गैंग्स ऑफ द थीव्स एंड रोबर्स, prostitution and vice flourishing in them and the poor man would be robbed by rich man। यहाँ अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे क्या होते हैं? रॉबर्स होते हैं, थीप्स होते हैं, जो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, है ना। किसी का पर्स मारते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में थोड़ी पर्स मारा जाता है जी। गांव में तो हम लोग लुंगी पहन के चलते हैं, तो कोई लुंगी मारेगा? शहरों में आप देखेंगे कि पर्स मारा जाता है। एक तरह का क्या होता है? पैसे के लिए मर्डर हो जाता है। प्रोस्टिट्यूशन देखने को मिलता है, मतलब वैश्यावृत्ति। वहाँ पे जिस्मों को क्या करती हैं? कुछ औरतें बेचती हैं। तो एक तरह का घटिया काम है। यह कहाँ देखने को मिलता है? गांव में तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, यह शहरों में देखने को मिल जाता है। रॉबरी होती है, वहाँ पर चोरी डकैती होती है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर गाँव का कोई व्यक्ति अगर काम करने के लिए शहरों में जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है, जो काम देने वाला होता है, वो जानता है कि यह बंदा कहाँ से आया है? गाँव से आया है, और इसलिए इतना दूर आया है ताकि, क्योंकि इस पर क्या होगी? मुसीबत होगी, ये गरीब घर का होगा, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं? उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। जहाँ उसे 20-25 हज़ार वेतन दिया जाना चाहिए, तो लोग उसको 10 ही हज़ार और 5 ही हज़ार दे देते हैं, है ना। इतना ही में बेचारा वो काम नहीं करता, क्योंकि बेबस होता है, मजबूर हो जाता है। इसलिए तो इतना दूर वो कमाने के लिए जाता है, और इसका भरपूर फायदा कौन उठाते हैं? तो एम्प्लॉयर लोग उठाते हैं। तो इसलिए इनको वहाँ पर भी शोषण किया जाता है।
दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। यही कारण है कि यह लोग गाँव में रहना ज़्यादा पसंद किए, गाँव के लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद किए, है ना। प्राकृतिक वादियों में वातावरण के साथ रहना ज़्यादा इन लोगों ने पसंद किया, सादगी के साथ जीवन बिताना इन लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम लोग 7वां पैराग्राफ तक ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग 8वें पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो एक वीडियो में और जो है ना ये चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 8वां पैराग्राफ से। चलिए।